जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। और वो अपडेट निकल कर आया है दोस्तों कल, यानी कि 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 223। और क्वेश्चन पूछा सांसद जी, राज्यसभा सांसद श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर। इस संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर मिले, ये सारी चीज आपके सामने मैं आपको ये हिंदी वर्जन में ले चलता हूं। देखिए आपके सामने 8वां वेतन आयोग, प्रश्नकर्ता कौन है? श्री भुवनेश्वर कलिता, राज्यसभा सांसद जी, जिन्होंने प्रश्न पूछा क्या सरकार को राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र परिषद यानी NCJCM की तरफ से 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न पूछा। और दूसरा, क्या इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न था, क्या सरकार आयोग से सभी हितधारकों यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं को शामिल करने की योजना बना रही है, और यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी दी जाए, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ये क्वेश्चन थे 1, 2, 3, 4, और इसमें सब कुछ समाहित है। जो जवाब मिला उसकी तरफ वो देखिए, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा जो रिप्लाई मिली वो देखिए। पहले पे उन्होंने कहा हाँ, NCJCM की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में सुझाव प्राप्त हुए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दिया। दूसरा, सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों से भी इनपुट लिए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी इनपुट लिए जा रहे हैं। और सुझावों की एक प्रति संलग्न परिशिष्ट यानी एनेक्चर 1 में दी गई है। क्या क्या सुझाव मिले हैं, क्या क्या है, वो सारा एनेक्चर 1 के अंदर सब कुछ दिया गया है। तो अभी देखिए हम एनेक्चर 1 पर चलते हैं। तो देखिए एनेक्चर 1 में क्या क्या है, अब इस पे चलते हैं। ये एनेक्चर 1 में दिए गए मुख्य सुझाव, ये देखिए। समीक्षा के दायरे में आने वाले कर्मचारी, यानी कि 8वें वेतन आयोग की जो समीक्षा हो रही है, गठन हो रहा है, उसके दायरे में कौन कौन कर्मचारी आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, ग्रामीण डाक सेवक, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद अधिनियमों से गठित नियामक संस्थानों के सदस्य, RBI को छोड़कर, यानी RBI के एम्प्लॉइज के दायरे में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, ये सारे के सारे 8वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। इनके लिए वेतन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इससे वो लाभान्वित होंगे। और इसके जो संदर्भ में संशोधित वेतन संरचना, रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर तैयार करना है, 1 जनवरी 2026 से वो प्रभावी होगा इनके लिए। अब इसमें आगे क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, क्या क्या वो चीज़ें, वो आप देखिए आगे। न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक जीवन यापन योग्य वेतन, डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेस के रूप में निर्धारित करना, इस तरीके से नंबर 1। नंबर 2, 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों जो 1957 में की गई थी और डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला को संशोधित करके लागू करना, ये भी डिमांड है। नेक्स्ट, परिवार की औसत इकाई 3 से बढ़ाकर 3.6 यूनिट करना, जो कि 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश थी। एक्सपर्ट की कमेटी का गठन हुआ था, उनकी एक रिकमेंडेशन थी। उनको जो औसत इकाई है परिवार की, उसको 3 से बढ़ाकर 3.6 यूनिट करना। और नेक्स्ट, कुछ अव्यावहारिक वेतन स्तरों जैसे पे लेवल का आपस में विलय, यानी उदाहरण के लिए पे लेवल 1 को ख़त्म करके 2 में लाना, पे लेवल 2 से शुरू हो वेतन, पे लेवल 3 को पे लेवल 4 में, इस तरीके से
पे लेवलों को आपस में विलय करके उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना। नेक्स्ट, एमएससीपी योजनाओं की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना। ये मुद्दा, सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नतियां और पठानक्रम के अनुसार एमएससीपी देना। नेक्स्ट पॉइंट था तत्काल अंतरिम राहत, इसी वक्त इमीडिएटली एंटरिम रिलीफ की घोषणा करना। नेक्स्ट, महंगाई भत्ता डीए का कुछ प्रतिशत वेतन और पेंशन में मिलाना। वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ पे और पेंशन दोनों में कुछ विलय करना। और 7वें वेतन आयोग की जो अभी तक एनोमलीज विसंगतियां लंबित हैं उनको दूर करना। 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले उनको दूर करना। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट, सेवानिवृत्त लाभों में सुधार। जो सेवानिवृत्त फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट हैं, उसमें भी सुधार करना है, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, फैमिली पेंशन, और जो कम्यूटेशन आपसे 15 साल तक लिया जाता है उसे 12 वर्षों की पुनः उसको रिस्टोर करना इस तरीके से। और प्रत्येक 5 वर्ष में हर 5 साल के बाद पेंशन में संशोधन करना, यानी पेंशन का रिवीजन करना। नेक्स्ट, और पुराने और नए पेंशन धारकों के बीच समानता लाना इस तरीके से। और नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः उस पर विचार करना, जो कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत दी जाती थी, जो अब संशोधित होकर सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अंतर्गत आती है। तो यानी ओपीएस पर विचार करना। स्वास्थ्य सुविधाएं, सीजीएचएस जैसे कैशलेस इलाज की सुविधा, इसमें सुधार करना। बच्चों की शिक्षा भत्ता, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक विस्तारित करना। आवश्यक अग्रिम एडवांस फिर से देना शुरू करना। और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम एवं रिस्क भत्ता चालू करना। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके लिए लागू करना। इस तरीके के पॉइंट हैं। और रक्षा कार्मिकों को विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज और क्षतिपूर्ति देना, जो कि विस्फोटक, केमिकल इत्यादि निर्माण व भंडारण में कार्यरत हैं। इस तरह की ये मांग है। इस तरीके से 8वें वेतन आयोग को लेकर एनसीजेसीएम ने व्यापक कर्मचारी हित संबंधी जो पॉइंट रखे थे वो इस तरीके से मैंने एक एक करके आपके सामने रखे, बताए। ये सारे के सारे वहां मिल चुके हैं। इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अपडेट है, ये राज्यसभा से निकल के आया है। राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके जवाब में वहां से ये आंसर मिला है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।